भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैबिट अंग्रेज सरकार ने फांसी दी। हाँ साथियों, भगत सिंह की फांसी का निर्धारित तारीख 24 मार्च थी, लेकिन ऐसा माहौल देश में बन गया था और भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अंग्रेज सरकार को लग रहा था कि अगर 24 मार्च को फांसी देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 24 मार्च की सुबह ही इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाए कि भगत सिंह को छुड़ा के ले जाए। और अगर जेल तोड़ के लोग भगत सिंह को ले गए तो भगत सिंह इस देश के ऐसे नेता बन जाएंगे कि अंग्रेजों को इस देश से छोड़ के जाना। इस भय के कारण अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों को 23 तारीख को शाम के समय फांसी दे दी, जबकि फांसी देने का समय अक्सर सुबह का होता है। और इतना ही नहीं किया, इन शहीदों को फांसी देने के बाद नदी के तट पर जाकर जला दिया और इनके शव को भी परिजनों को देने से इनकार कर दिया। इतनी क्रूरता इन्होंने बरती। लेकिन ढूंढते ढूंढते घर के लोग वहां पहुंच गए और उन अध जले टुकड़ों को लेकर अंतिम क्रिया की। तो शहीद आजम के साथ ऐसा क्या था कि अंग्रेज सरकार उससे भयभीत थी? तो एक बात तो यह है कि शहीद आजम उस शानदार कुर्बानी का, जिसकी 23 साल की उम्र में एक नौजवान की कुर्बानी उस सारी परंपरा की प्रतीक थी जो चाफेकर बंधु, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे तमाम लोग, करतार सिंह सराभा जैसे लोग फांसी पर चढ़े। उन सभी फांसियों के क्रम में ये एक विशेष बहादुरी की तरह से फांसी के कंधे पे चढ़ना, जिसके लिए असेंबली में बम फेंकने का साहस भी खुद करना उनका प्रयास था। दूसरी तरफ भगत सिंह के विचार से सरकार भयभीत थी। इस बात को खास तौर से समझना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह इस देश की उस जनता का प्रतिनिधि करते थे जो इस देश की आम जनता थी। उनका मानना था कि अगर हमारे देश में किसी अन्न उपजाने वाले किसान को खाने को अन्न नहीं मिल रहा, कपड़ा बुनने वाले बुनकरों को कपड़ा नसीब नहीं हो रहा और बड़े बड़े सुंदर महल बनाने वाले राज, बढ़ई और मिस्त्रियों को रहने की जगह नहीं मिल रही, ऐसे देश के हालात हो गए हैं। तो इन लोगों की हालात सुधारना ही एक प्रमुख काम है, जिसे वो क्रांति कहते थे, इनकलाब जिंदाबाद कहते थे। इनकलाब से उनका आशय इस देश की व्यवस्था परिवर्तन से आशय था। उन्होंने लिखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी अंग्रेज की जगह कोई हिंदुस्तानी आके सत्ता में बैठ जाए, किसी गोरे की जगह कोई काला सत्ता में आके बैठ जाए। सवाल यह है कि भारत के ये हालात बदलने चाहिए। और ये हालात किसने पैदा करे, इसके बारे में उन्होंने साफ बताया कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान के लोग भूखों नहीं मर रहे थे, ना अकाल पड़ रहे थे, ना इतनी बुरी हालत थी। अंग्रेजों ने के आने के बाद उन्होंने देश को इतनी बुरी तरह लूटा कि उस लूट से इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो अपने देश के मेहनत कशों के साथ भगत सिंह अपने आप को जोड़े, इस देश के किसानों के साथ भगत सिंह अपने आप को जोड़े और उनकी आवाज बन के भगत सिंह सामने आते हैं। उनके इस विचार के क्रम को इस रूप में देखा जा सकता है कि जहां उनसे बनी हुई पहली क्रांतिकारी पार्टियां जैसे गदर पार्टी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को रिप्रेजेंट करने वाली भारतीय प्रजातांत्रिक सेना, उन सबके अंदर जो लक्ष्य था वो भारत से अंग्रेजों को निकालने तक का था। लेकिन भगत सिंह ने काकोरी केस के बाद जब पार्टी का पुनर्गठन किया तो उन्होंने इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा। समाजवादी शब्द से आशय यह है कि इस देश की जो समझ जनता है उसके रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम सरकार करे। हमें ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो देश के लोग भूख से ना मरे, कपड़े की कमी ना हो उन पे और रहने का बंदोबस्त। तो भगत सिंह के ये विचार अंग्रेज सरकार को भयभीत करते। उन्हें लगता था कि अगर भगत सिंह, जिनकी लोकप्रियता 1930 में महात्मा गांधी से ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जो अदालत में बयान दिए, सब जानते हैं कि असेंबली में उन्होंने बम फेंके और उसके बाद अदालत में बयान दिए, जेल में भूख हड़ताल। इन घटनाओं का जो प्रचार हुआ देश भर में,
उससे देश भर में भगत सिंह लोगों के लिए एक ऐसे हीरो बन गए थे जिनकी लोकप्रियता अपनी चरम पे थी 1930। ये भी कहा जा सकता है कि भगत सिंह के इस वैचारिक प्रचार से और इस लोकप्रियता से भयभीत होकर कांग्रेस को भी अपने लाहौर सम्मेलन में नौजवान नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को आगे करना पड़ा और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित करना पड़ा, जबकि इससे पहले कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज की बात करती, उसे पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहनी पड़ी। और शायद भगत सिंह जीवित रहते तो उस समय समाजवाद की बात भी और आगे बढ़ती। तो भगत सिंह के इन विचारों से न केवल अंग्रेज भयभीत थे, भारत में भी वो लोग भयभीत थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे या इन लोगों का शोषण करते थे। तो इस शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए भगत सिंह हमेशा बात करते थे और उन्होंने साफ लिखा अपने विचारों में कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध तो हमारा युद्ध का पहला मोर्चा है, हमारी अंतिम लड़ाई अपने ही देश में शोषण के विरुद्ध है। यानी शोषण के विरुद्ध लड़ाई भगत सिंह का अंतिम लक्ष्य था और इन विचारों से लोग भयभीत थे। इसलिए भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा देने का विचार अंग्रेजों को सूझा और उन्होंने सभी लोगों के कहने के बावजूद, देश भर से आवाज उठने के बावजूद भगत सिंह को फांसी दी। लेकिन जहां तक फांसी की बात है, भगत सिंह ने इसे कहा कि शायद देश को मुझसे जो अपेक्षा हो गई है वो जिंदा रह के मैं पूरा ना कर पाऊं, लेकिन भगत सिंह की मृत्यु के बाद भगत सिंह का विचार और भगत सिंह का व्यक्तित्व ही इस देश में लाखों नौजवानों को पैदा करेगा जो हमारे सपनों का भारत बनाएगा। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति जो भी रही हो, लेकिन आज वो देश नहीं बन पाया, भगत सिंह के सपनों का देश नहीं, बल्कि ये देश उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो अंग्रेजों के समय। सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने 1857 के युद्ध के बाद हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की रणनीति बनाई। आज भी सारी सरकारें हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की रणनीति पे, उन्होंने क्षेत्रवाद फैलाया अंग्रेजों ने। आज भी सारी सरकारें क्षेत्रवाद के आधार पे अपना वोट बैंक बटोरती, जाति के आधार पे विभिन्न पार्टियां खड़ी होती हैं और जाति के आधार पे भी देश के अंदर विभाजन। यानी देश की समस्त जनता अगड़े पिछड़े में, दलित और सवर्ण में, क्षेत्रों के आधार पे और हिंदू मुस्लिम में बटी हुई। और जनता ये सोचती है कि अगर मेरा विरोधी पराजित हो जाए, यानी दलित सोचते हैं अगर ब्राह्मणवाद पराजित हो गया तो इस देश की मुक्ति है। यही हिंदू और मुसलमान ये सोचते हैं, हिंदू सोचता है कि अगर मुसलमान की पराजय हो जाए, मुसलमान डिमोरलाइज हो जाए तो शायद हिंदुओं को मुक्ति मिल जाएगी। और मुसलमान भी ये सोचते हैं कि मुसलमानों का देश बन जाए तो शायद हिंदुओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारे देश की जनता जो है आज भी लड़ाई में इन्वॉल्व है। भगत सिंह इस लड़ाई को नहीं देखना चाहते। भगत सिंह का मानना था कि भारत राष्ट्र की जनता आपस में न लड़े, अंग्रेजों ने हमें लूटा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है और जो अंग्रेजों का सहयोग देने वाले हिंदुस्तानी हैं, काले अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई है। तो भगत सिंह इस पूरे राष्ट्र की जनता की एकता चाहते थे। यही भगत सिंह का विचार है और भगत सिंह की मिसाल हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है कि जिसके केवल 23 साल के नौजवान से सरकार न केवल उनके व्यक्तित्व से बल्कि उनके विचार से भी इतनी भयभीत हो गई कि उसे एक दिन पहले फांसी देनी पड़ी। इन विचारों को सुनने वाले सभी नौजवानों से उम्मीद है कि वो भगत सिंह के विचारों का अध्ययन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और 23 मार्च को अच्छे ढंग से मनाएंगे, जिससे भगत सिंह ही नहीं बल्कि सारे लोग सोचते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। लेकिन है क्या? है ये कि शहीदों की चिताओं पे कोई नहीं पहुंच रहा, कोई मेले नहीं लग पा रहे उनकी उसमें, और शहीदों का नाम अंधेरों में गुमनाम है। तो इसे गुमनामी से निकाल के जब हम लाएंगे और खड़ा करेंगे तो इस देश में एक सच्चा भारत राष्ट्र पैदा होगा, जिसमें जाति, वर्ण, धर्म की कोई लड़ाई नहीं होगी और सभी भारत राष्ट्र के लोग मिलके शोषण मुक्त भारतीय समाज को बनाएंगे, स्वावलंबित भारत को बनाएंगे, समृद्ध भारत को बनाएंगे और भारत में पहले जैसी खुशहाली बढ़ेगी।